हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के PYQs वाले सीरीज़ में जो पार्लियामेंट का टॉपिक चल रहा है, उसी टॉपिक के आज एक जो बचे हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, यानी भारतीय संसद से संबंधित जो पार्ट 4 है आज इसका, आज ये फिनिश हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इंडियन पार्लियामेंट का जो कोर टॉपिक है आज वो फाइनली फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में देखेंगे। तो मुझे कोल्ड हो रखा है, थोड़ी सी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना लीजिएगा। ओके, तो आज जो इसके बचे हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और जो भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा यानी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होंगे उनको हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग मूव करते हैं आज के टॉपिक के पहले सवाल की तरफ। ओके, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द स्टेजेस इन द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेचर इंक्लूड। ओके, सवाल के कहने का मतलब है कि सामान्य वित्तीय विधान यानी नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं, यानी कौन कौन से स्टेप शामिल होते हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट के फॉर्म में दे रखा है, उन्हीं से में हमें एक चूज करके आंसर तक पहुँचना है। तो अगर फाइनेंशियल लेजिस्लेचर की बात किया जाए, लेजिस्लेशन की बात किया जाए, तो बेसिकली उनमें आप अगर देखेंगे तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट यानी बजट प्रस्तुत करने की बात होती है, बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिस्कशन ऑन द बजट यानी बजट पर चर्चा करने की बात होती है, ये भी सही है। इसके बाद कह रहे हैं कि पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल को हिंदी में विनियोग विधेयक या बिल कहते हैं, उसको पारित करने की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट कह रहा है वोट ऑन अकाउंट, यानी जो वोट ऑन अकाउंट होता है वो भी फाइनेंशियल लेजिस्लेशन की प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ओके, इसके बाद पांचवा पॉइंट कह रहा है कि पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल यानी जो वित्तीय विधेयक होते हैं उनको पारित करने की बात कर रहा है, तो ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो वोट ऑन अकाउंट क्यों इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वोट ऑन अकाउंट हो गया या वोट ऑन क्रेडिट हो गया या एक्सेप्शनल ग्रांट हो गया, ये सब आर्टिकल 116 के तहत मेंशन किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 116 के तहत वोट ऑन अकाउंट की बात करता है। और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, तो ये पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सरकार जो होती है जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है तो बेसिकली वो मनी को विड्रॉ करती है, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। यानी आर्टिकल 116 यह कहता है कि यदि अप्रोप्रिएशन बिल पारित नहीं होता है और केंद्र सरकार को धन की निकासी यानी पैसों को विड्रॉ करने की आवश्यकता होती है तो वो वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन की निकासी को विधि द्वारा अधिकृत करने का अधिकार रखती है। ओके, तो कहने का बेसिकली मतलब ये है कि वोट ऑन अकाउंट के तहत ही सरकार जो है चुनाव होने से पहले जब उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए पैसों का आप कह लीजिए कि विड्रॉ करती है, पैसे निकालती है, ताकि उसका कोई भी काम रुके ना। ओके, यही रीज़न है कि वोट ऑन अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, और ये आर्टिकल 116 में इसकी बात कही गई है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी जो चारों पॉइंट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी बजट के प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, बजट के डिस्कशन की बात हो रही है, अप्रोप्रिएशन बिल को पारित करने की बात कर रहा है, इसके अलावा फाइनेंशियल बिल जो है उसको भी पारित करने की बात कर रहा है। तो इस हिसाब से देखिए तो जहाँ जहाँ जिस ऑप्शन में आपको 4 दिखेगा वो आपका आंसर नहीं होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसके अलावा अब हम लोग अगले वाले सवाल पे चलते हैं, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, वोट ऑन अकाउंट क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया कि वोट ऑन अकाउंट होता क्या है, इस वजह से वो इसका करेक्ट आंसर में वो मेंशन नहीं किया जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट ऑन। ओके, यानी कहने का मतलब इसके ये है कि संसद में जो ये चारों पॉइंट दे रखा है, इनमें से यानी निम्नलिखित विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जितना पॉइंट ये दे रखा है और उसकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की ज़रूरत होती है, तो वो कौन कौन सा पॉइंट इनमें करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट,
यानी नए राज्य के गठन की बात कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, यानी राज्यों के हित से संबंधित जो कराधान यानी टैक्सेशन है उसमें बदलाव करने की बात कर रहा है, उसमें चेंजिंग करने की बात कर रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, यानी जो राज्यों की सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन की बात कर रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कि मनी बिल, यानी जो धन विधेयक है उनकी बात कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि जो राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन या सैंक्शन की पहले ज़रूरत होती है, इन चारों पॉइंट में आप देखेंगे तो चारों पॉइंटों में राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यानी जो जो भी पॉइंट इसमें मेंशन कर रखा है, यानी नए राज्य के बनाने के लिए या टैक्सेशन में चेंजिंग करने के लिए या बाउंड्री में किसी राज्य की चेंजिंग करने के लिए या मनी बिल को पेश करने के लिए, इन सभी में जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति या पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो जो चार पॉइंट मेंशन किया है, चारों की जरूरत होती है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की। ओके, अगले पॉइंट पे अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट, इनमें से कौन सा यूनियन बजट के प्रपोजल से रिलेटेड है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है वो केंद्रीय बजट से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है सेंसर मोशन, ऑप्शन बी कह रहा है कॉलिंग अटेंशन, ऑप्शन सी कह रहा है कट मोशन, चौथा कह रहा है एडजॉर्नमेंट मोशन। ओके, तो एक एक करके पहले समझते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। पहला कह रहा है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन को अगर हम लोग हिंदी में कहें तो सेंसर मोशन को निंदा प्रस्ताव कहते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने टॉपिक कवर कर रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन को निंदा प्रस्ताव कहते हैं। निंदा किसकी की जाती है? जो आपको पसंद ना हो। जैसे कोई भी चीज़ आपको पसंद ना हो या कोई काम आप बोल रहे हैं किसी को, वो आपकी बात को सुन नहीं रहा है या आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो आप उसकी कहीं ना कहीं जाके निंदा करते हैं, यानी उसकी आलोचना करते हैं। तो जो सेंसर मोशन होता है बेसिकली वह एक तरीके का निंदा प्रस्ताव है, यानी कोई चीज़ आपको पार्लियामेंट में हो रही वो पसंद नहीं है तो उस बारे में आप अनाप शनाप बोलेंगे। तो यह आमतौर पर अगर देखा जाए तो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनके विरुद्ध होता है, यानी सरकार में जो नहीं है, सरकार में जो है वो तो जब भी मतलब उसकी पार्टी जब भी कोई चीज़ पेश करेगी वो तो उसकी तारीफ़ ही करेगा। लेकिन जो सरकार में नहीं है और एक अपोजिशन में है या इंडिपेंडेंट है, वो सरकार की नीतियों के विरुद्ध होता है। तो ये सरकार की जो नीतियाँ होंगी बेसिकली अगर कहा जाए तो उसकी वो निंदा करेगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालता रहेगा। तो जो ऐसी कमियाँ होती हैं उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? सेंसर मोशन, यानी निंदा प्रस्ताव। कॉलिंग अटेंशन की अगर हम लोग बात करें तो कॉलिंग अटेंशन यानी अटेंशन का मतलब होता है आकर्षित करना या ध्यान आकर्षित करना। तो बेसिकली कॉलिंग अटेंशन क्या होता है? यह जब अध्यक्ष यानी दोनों हाउस हो गया, लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, चाहे ये विधान परिषद की विधानसभा की बात कर लीजिए, तो वहाँ में भी ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो कॉलिंग अटेंशन में क्या होता है कि अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, यानी आपको पहले उस हाउस के जो अध्यक्ष होंगे उनसे अनुमति मांगनी पड़ेगी। इसके लिए कोई सदस्य किसी मंत्री का ध्यान किसी स्पेशल या किसी इमरजेंसी या आप कह लीजिए कि इमरजेंसी पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है, और तो वो कॉलिंग अटेंशन की बात करेगा। और कॉलिंग अटेंशन की बात में बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई भी जो मेंबर होता है, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो मंत्री जी का ध्यान उस पर्टिकुलर मैटर के लिए अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है, और मंत्री जी उसके जो ध्यान वो आकर्षित कर रहा है, यानी कुछ सवाल करेगा तभी तो वो ध्यान आकर्षित करेगा, या कोई ऐसा मुद्दा उठाएगा जो कि मंत्री जी के मतलब जिस फील्ड से होंगे उस फील्ड के आप कह लीजिए बेसिकली उस मंत्रालय के तहत जो मंत्री होंगे उनको मतलब मंत्री जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा उनके मंत्रालय से रिलेटेड पॉइंट को पार्लियामेंट में या विधानसभा में आप कह लीजिए कि पेश करने के बाद। तो होता क्या है कि फिर मंत्री जी बेसिकली देखा जाए तो उनके उन सवालों का जवाब देते हैं, या तो उसी दिन दे देंगे या मंत्री जी जो उस समय चेयरमैन होगा या स्पीकर महोदय होंगे उनसे एक टाइम मांगेंगे, और उस टाइम के अकॉर्डिंग वो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद उनके सवालों के जवाब देंगे। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है? कॉलिंग अटेंशन। अगला पॉइंट जो है वो उसको बोलते हैं कट मोशन। कट मोशन की मतलब अगर देखा जाए तो कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। और कट मोशन जो ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या होता है कि लोकसभा के सदस्यों को सरकार द्वारा जो विचाराधीन वित्तीय विधेयक होता है यानी फाइनेंशियल बिल होता है, उसमें किसी मांग का विरोध करने के लिए दी गई शक्ति होती है। यदि सदन का, यानी सदन मतलब होगा लोकसभा या होगा या तो राज्यसभा, तो यदि जो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार के पास अगर बहुमत नहीं होता तो उसे इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो बेसिकली ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है।
तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन लोकसभा को राशि कम करने के बाद अनुदान देने का अगर अधिकार है तो वो कटौती प्रस्ताव के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। और ये बेसिकली 3 तरीके का होता है, टोकन कट हो गया, पॉलिसी कट हो गया या फ्रूगैलिटी कट हो गया। कट मोशन की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। पहला आपका हो जाएगा टोकन कट और दूसरा हो जाएगा आपका पॉलिसी कट। मेरी आवाज़ इस समय काफ़ी ख़राब हो रखी है और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपको मे भी शायद पसंद ना आए, बट मेरा ये है कि ये लेक्चर मिस ना हो किसी भी दिन, इस वजह से मैं आपके मतलब डिमांड को फुलफ़िल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लेक्चर नहीं लेना चाहिए था बट मैं ले रहा हूँ, मेरी अपनी कुछ मजबूरी है। ओके, तो बेसिकली कट मोशन को देखा जाए तो बेसिकली 3 तरीके का होता है, टोकन कट, पॉलिसी कट एंड फ्रूगैलिटी कट। ऑप्शन डी कह रहा है कि एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव, यदि सदन के किसी सदस्यों का ध्यान सार्वजनिक महत्व यानी आप देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट आप कह लीजिए कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के विषय या मामलों की ओर आकर्षित करने का प्रस्ताव होता है। ओके, तो यही रीज़न है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, हम लोग सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है केंद्रीय बजट से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कट मोशन, ऑप्शन नंबर सी। कट मोशन जो है वो केंद्रीय बजट से संबंधित पॉइंट है, बाकी जो इतने पॉइंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही मैच नहीं है वही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पॉलिसी कट मोशन, इसमें क्या होता है कि बजट डिमांड भी रिड्यूस टू ₹1, यानी बजट की जो मांग होती है उसको घटा करके ₹1 कर दिया जाता है। ये बात सही है, तो ये सही बात है। इकोनॉमिक कट मोशन की अगर बात किया जाए तो इसमें बजट मांग को एक निर्दिष्ट राशि से घटा दिया जाता है, यानी बजट डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन में क्या होता है कि बजट डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय ₹100, यानी ₹100 से कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कह रहा है वोट ऑन अकाउंट। मैच कराने के बाद कह रहा है कि पार्लियामेंट्री सैंक्शन ऑन ऑल बजटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स इन फाइनेंशियल ईयर, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट जो होता है बेसिकली एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वर्तमान जो सरकार होती है वो संसद से भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकालने के लिए मत प्राप्त करती है, और ताकि चुनाव होने तक अपने खर्चों को पूरा कर सके। ओके, ये पॉइंट है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया तो मैंने बता दिया है, आर्टिकल 116 में ये बात कही गई है वोट ऑन अकाउंट से संबंधित। तो ये मैचिंग करेक्ट नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं मैच है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्टली मैच नहीं है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द प्रोविजन फॉर कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला कह रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ऑप्शन बी कह रहा है क्वेश्चन आवर, ऑप्शन सी कह रहा है एडजर्नमेंट मोशन, ऑप्शन डी कह रहा है 0 आवर। तो क्वेश्चन आवर क्या होता है, 0 आवर क्या होता है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन अभी जस्ट हमने कुछ समय पहले किया है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग अटेंशन है ये देखा जाए तो इंडिया में ही शुरू किया गया है और ये आधुनिक संसदीय प्रक्रिया में एक नई अवधारणा है। इस संसदीय प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि क्वेश्चन या उससे कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन होते हैं उनको पूछा जाता है। तो इसमें संसद किसी मंत्री का ध्यान आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले को आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव रखती है, और यह एडजर्नमेंट मोशन के समान होता है। यानी जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस होता है ये एडजर्नमेंट मोशन के समान होता है, और जिसे लेकिन इसमें निंदा करने का प्रावधान नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजर्नमेंट मोशन। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल बेसिकली असर्शन और रीजन का है। तो 2 स्टेटमेंट दे रखा है। पहला कह रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट यानी नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका नाम है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द डिस्कशन अंडर रूल 184 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस इन लोकसभा। कहने का मतलब इसके ये है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उसको लोकसभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के जो रूल 184 है उसके तहत चर्चा करना पसंद नहीं है। और रीजन क्या कह रहा है, दिस रूल प्रोवाइड्स फॉर वोटिंग आल्सो अलॉन्ग विद डिस्कशन। तो ऐसा क्या चीज़ है कि रूल 84 में क्या कहा गया है कि जो कि एनडीए गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। तो रूल 184 के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी मामले पर चर्चा के बाद मतदान होगा
और यदि सत्ताधारी दल यानी जो गवर्नमेंट में है उसके पक्ष में कम वोट पड़ते हैं तो उससे अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ जाएगा, यानी उससे रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। ये रीज़न है कि एनडीए गवर्नमेंट इस रूल को पसंद नहीं करती है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आश्वासन और रीज़न दोनों सही है, और जो रीज़न है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। बिल्कुल सही बात है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है जब हमारा संविधान बना था या अडॉप्ट किया गया था तो उस समय ये आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था और यह एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन हुआ क्या कि 44वें संविधान संशोधन के तहत अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान इसे रिमूव करके एक लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट। ओके, और इसे आर्टिकल 300 ए के तहत मेंशन कर दिया गया। तो ये पॉइंट आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि राज्यसभा कैन स्टॉप अ फाइनेंशियल बिल, यानी जो राज्यसभा है वो फाइनेंशियल बिल को स्टॉप कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन डिपेंड करता है इसकी सिचुएशन कैसी है। ये दो कंडीशन में अप्लाई होता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है तो राज्यसभा इसे ऑर्डिनरी बिल यानी सामान्य बिल की तरह रोक सकती है। और कंडीशन दो क्या है इसका कि यदि फाइनेंस बिल जो है मनी बिल है तो राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है। इस प्रकार राज्यसभा को अगर देखा जाए तो वो फाइनेंशियल बिल को रोक सकती है। डिपेंड करता है कि वो कोई भी फाइनेंशियल बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। अगर मनी बिल है तब तो वो उसे नहीं रोक सकती, अगर मनी बिल नहीं है तब तो उसे वो रोक सकती है। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो 14 दिन से ज़्यादा उसे नहीं रोक सकती। कौन? राज्यसभा। ओके, तो ये भी जो ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट 2 है ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक वर्ड्स जो है उसे 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है। नहीं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात किया जाए ये 1976 में हुआ है। इस दौरान क्या हुआ था कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इन तीनों टर्म को ऐड किया गया था किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक और सेक्युलर की बात कर रहा है। एक तो ऐड किया गया था लेकिन डेमोक्रेटिक इसके तहत नहीं ऐड किया गया था। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो संविधान जब शुरू हुआ था तब से ही है, उसको अलग से ऐड नहीं किया गया है। चौथा क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि एनी डिस्प्यूट ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी रिजॉल्व बाय द सिस्टम ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो एक ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जाती है, ज्वाइंट सेटिंग, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आके आपस में बैठते हैं। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके तहत संसद के विवाद का जो समाधान हो वो लोकसभा की स्पीकर द्वारा किया जाए। ओके, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 1 और 2 है, जिसमें होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाई यानी भारतीय संसद की जो संप्रभुता है निम्नलिखित द्वारा सीमित होती है। पहला कह रहा है कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति की जो पावर है वो। ऑप्शन बी कह रहा है जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन सी कह रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन। ऑप्शन डी कह रहा है कि पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहला और चौथा तो नहीं होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है भारतीय संसद की जो सॉवरेनिटी है वो सीमित की जा सकती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो संसद है यानी हमारा जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब लेजिस्लेटिव बॉडी कौन होती है? जो कि उस देश के चलाए जाने के लिए जो नियम कानून बनाती है उसे ही लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो बेसिकली अगर संसद को देखा जाए तो वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेकिन लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता यानी वैलिडिटी की जांच करने का, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी गोल्डन जुबली जो होता है हिंदी में इसे हम लोग स्वर्ण जयंती कहते हैं। ये इंडियन पार्लियामेंट का कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ये 13 मई 2002 को ये सेलिब्रेट किया गया था। ओके,
ऐसा क्यों किया गया था? तो इसके लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद का जो गठन हुआ था, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, इंडियन पार्लियामेंट, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 को। ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको फैक्चुअल पॉइंट के रूप में इसको सवाल में आ सकता है। तो इंडियन पार्लियामेंट का जो गठन हुआ था वो 13 मई 1952 को हुआ था, और इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाने के लिए, 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ही गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट को सेलिब्रेट किया गया था। 13 मई यहाँ भी है, 1952 है, तो इसके 50 साल बाद जो आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की जो स्वर्ण जयंती है यानी गोल्डन जुबली है उसको मनाया गया था। किस लिए मनाया गया था? क्योंकि संसद के निर्माण या संसद का जो गठन हुआ था उसके 50वें वर्ष के रूप में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाने के रूप में मनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड एज ए स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये फैक्चुअल नेचर का सवाल है, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल की अगर बात किया जाए तो 1925 में इन्हें केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इनके अगर कार्यकाल की बात किया जाए कि इनका टेन्योर क्या था, तो वो 24 अगस्त 1925 से लेकर के 28 अप्रैल 1930 तक था। ओके, इनका कार्यकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, जिन्हें केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष के यानी स्पीकर के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था? 1925 में। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब हो चुकी है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली इस लेक्चर को कंटिन्यू रखने का आज एक ही मोटो था कि ये मैं किसी दिन गैप नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा लेट ही आप कह लीजिए कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन ये सीरीज़ गैप ना हो इस वजह से मेरी अपनी मजबूरी थी, तो मैंने आपको ये सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, और ये पार्लियामेंट का टॉपिक आज फाइनली ख़त्म हुआ है। अब हम लोग आगे पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा आपका पार्लियामेंट्री कमेटी। ओके, तो आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।